बात आनंद सर ने कही, वो गैंगवार वाली बात कही। और अब तो हम ये भी देख रहे हैं, जो विपक्ष के जो चुटकियां जिस तरीके से हैं, वो वहां मानसून ऑफर भी आया हुआ है कि मानसून ऑफर है, 100 लाइए, सरकार बनवाइए। अब ये ये चीजें पहले हम देखते थे कि बीजेपी किया करती थी तोड़फोड़। तो ये जो पूरा का पूरा जो दृश्य है, इस दृश्य में ये अभी ये और भी है कि क्या ये सब नूरा कुश्ती है, या किस तरीके का ये है मंजर? ये मोदी जी के बिना तो नहीं हो रहा होगा जो कुछ चल रहा है सारा का सारा। वहां जो व्यामनस्यता का वो फैलाना कि यही एक रास्ता है, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। सुदीप सर अनम्यूट कीजिएगा, सर अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिएगा, अनम्यूट अनम्यूट अनम्यूट। हाँ, आवाज आ रही है मेरी? हाँ आ रही है, आ रही हेलो। है, आ रही है जी। हाँ, आ रही है, पहुंच देखिए रही है संजीव जी। जी। हाँ, अभी आनंद जी ने कुछ बातें कही आरएसएस को लेकर, और उसके पहले भाई अरुण भाई ने कुछ बातें कही जो कि मुझे लगता है कि बहुत मौजूद, बहुत प्रासंगिक बातें हैं। और मैं ये मान के चलता हूँ कि आरएसएस का जो डीएनए है वो कतई नहीं बदला है। और आज की तारीख में दिलचस्प बात यह है कि नरेंद्र मोदी के मुकाबले योगी आदित्यनाथ आरएसएस के कहीं ज्यादा लाडले बेटे या ब्लू आइड बॉय हैं। नरेंद्र मोदी की दिक्कत यह है कि राजस्थान या छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश में जिस तरीके से उन्होंने नेतृत्व परिवर्तन के तहत वसुंधरा राजे या शिवराज सिंह चौहान या अन्य नेताओं की अन्यत्र उपेक्षा करके बिल्कुल अनाम, अनुभवी और नए चेहरों को मौका दिया और कमान सौंपी है, उस तरह का प्रयोग वो उत्तर प्रदेश में नहीं कर सकते हैं। क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने अपना प्रभामंडल अर्जित किया है, और उनके पीछे गोरखपुर की पीठ का सांस्कृतिक वैभव और उनकी अपनी वाहिनी है, और अवैधनाथ के वो शिष्य हैं, तो तमाम चीजों को देखते हुए मोदी या शाह के लिए संभव नहीं है कि वो योगी आदित्यनाथ को चलो चलो कहें और उसकी जगह मौर्य या किसी और को बिठा दें। मौर्य वैसे भी बहुत कमजोर शख्सियत हैं। जहां तक योगी आदित्यनाथ की बात है, सर वो अभी तक 2 चुनाव जीते हैं, जबकि इनके पास योगी आदित्यनाथ के पास कहीं ज्यादा तजुर्बा है और कहीं ज्यादा उनके भीतर वो है। जैसा कि भाई अरुण दीक्षित ने कहा, आप याद कीजिए कि जब ये देश आजाद हुआ तो परिदृश्य में जनसंघ या भारतीय जनता पार्टी कहीं नहीं थी। आजादी की लड़ाई का इतिहास देखें, उसमें भारतीय जनता पार्टी या उनके जो पितृ पुरुष या पितृ संगठन या वैचारिक संगठन थे, उनका कहीं कोई योगदान नहीं था। और तो जी और नेहरू जी ने बहुत औदार्य पूर्वक श्यामा प्रसाद मुखर्जी को अपने मंत्रिमंडल में जगह दी थी। लेकिन इन सारी चीजों को विस्मृत करके भारतीय जनता पार्टी, जो पिछली सदी के अंत तक कहीं ना कहीं एक राजनीतिक विचारधारा से प्रचालित थी, मोदी और शाह के परिदृश्य में आने के बाद पूर्णतः अराजक और एक तरह का कहना चाहिए कि नफरत, विभेद और विभाजन पर आधारित ऐसी पार्टी हो गई है जो इस देश को ईसा पूर्व के समय में ले जाना चाहती है। आप 2024 में क्या ये किसी देश में उम्मीद कर सकते हैं कि उस धर्म के, किसी भी धर्म के मानने वालों को अपनी दुकान के सामने या अपने घर के सामने या अपने निवास के सामने तख्ती लगानी पड़े जिस पर अपना नाम और अपना धर्म लिखना पड़े? ये विश्व के किसी भी देश में नहीं होता है। तो क्या ये आप माने कि आने वाले समय में आप मंदिरों में हरिजनों का प्रवेश वर्जित करेंगे? क्या आप सती प्रथा को फिर से वापस लाएंगे? या आप देश को कहाँ ले जाना चाहते हैं, और किस तरीके से आप लगातार देश को हिंदू और मुस्लिम नफरत के सहारे बांटकर? और किसी भी देश का प्रधानमंत्री जो शीर्ष पुरुष होता है, उससे आप मंगलसूत्र, मुजरा या हिंदू मुसलमान या जर्सी गाय या गर्लफ्रेंड इस तरह की बातें नहीं सुन सकते, बातें नहीं सुनते होंगे। और दूसरा देखिए, अभी तक जो पप्पू अभियान छेड़ा उन्होंने अरबों रुपये खर्च करके, पूरी संसाधन झोंक के, बड़ी टीम खड़ी करके, उसमें विफलता के बाद जिस तरह से राहुल गांधी का नया अवतार हुआ है, और उन्होंने लोकसभा में जिस तरीके से अपने भाषण से लोगों का ध्यान आकृष्ट हुआ हुआ है, उससे मुझे लगता है कि सबसे बड़ी बात यह है कि इस देश की राजनीति गैर मुद्दों से हटकर फिर से मुद्दों पर वापस आ गई है। और ये सबसे बड़ी पीड़ा जो है भारतीय जनता पार्टी और उसके शिखर नेतृत्व यानी मोदी और शाह की है। किसी भी संसद में, किसी भी देश में, यहाँ तक कि भारतवर्ष का पूरा इतिहास उठा के देख लीजिए, कभी भी देश के प्रधानमंत्री ने नेता प्रतिपक्ष को बोलते समय खड़े होकर टोका नहीं है। जबकि अभी ताजा सत्र में जिस तरीके संसद में राहुल गांधी के व्याख्यान
उनके भाषण के बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खड़े हुए, उनके मंत्री खड़े हुए और सब लोगों ने जो टोका टोकी की, और जिस तरीके से अभी अंबानी के यहाँ ऐश्वर्य के भव्य प्रदर्शन के साथ जिस तरह से विवाह हुआ, उसमें इस देश का प्रधानमंत्री, जिसके पास मृत्यु जाने के लिए समय नहीं है, जिसके पास महत्वपूर्ण मुद्दों पर वक्तव्य देने के लिए समय नहीं है, जिसने आज तक एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड नहीं की है, वो वहां जाकर 2 घंटे 40 मिनट बिताता है। तो ये सारी चीजें ये बताती हैं, जैसा कि अभी आनंदवर्धन जी ने कहा, इस देश के 2024 के चुनाव में हार के लिए अगर कोई व्यक्ति जिम्मेदार है तो 100% नरेंद्र मोदी ही जिम्मेदार है, और भारतीय जनता पार्टी की हार में किसी और का कोई योगदान नहीं है। छोटे बड़े स्थानीय कारण या स्थानीय उम्मीदवार की छवि कहीं कहीं उसने काम किया है। तो जिस तरीके से ये समय के गलियारे में उल्टे पांव चल रहे हैं, तो मुझे लगता है कि समस्त विश्व में भारत की जो फजीहत हो रही है या भारत की जो छवि धूमिल हो रही है, मुझे लगता है कि बहुत चिंतनीय है। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि हम गैर मुद्दों की राजनीति से हटकर मुद्दों की राजनीति पर आ गए हैं। महाराष्ट्र में देखिए आप, ओबीसी और मराठा वाला जो मुद्दा है, वो छोटा मोटा मुद्दा नहीं है, वो आने वाले चुनाव में विधानसभा के वहां बहुत बड़ा एक न्यूक्लियर रोल प्ले करेगा। तो मुझे लगता है कि मोदी ने अगर थोड़ा भी सबक इन नतीजों से लिया होता तो वो इस तरह की भाषा या इस तरह का आचरण नहीं करते जैसा वो कर रहे हैं। और उत्तर प्रदेश में भले एक अनुशासन के मामले में भले ही योगी आदित्यनाथ ने एक मानक रचा हो, लेकिन बुलडोजर संस्कृति या इनकाउंटर संस्कृति या अन्य उनके अपने बयानों से या उनके आचरण से जो छवि बनती है या जो परंपराएं बन रही हैं या जो वातावरण रचा जा रहा है, वो कहीं भी लोकतंत्र या मानवीय मूल्यों के लिहाज से अनुकूल नहीं है। संजीव जी, मोदी सरकार की संघीय व्यवस्था, मानवीय मूल्यों और संवैधानिक मूल्यों में कोई आस्था नहीं है, जिस तरीके से उनका आचरण या जिस तरीके से उनके फैसले हैं। जहां तक आप गौर कीजिए कि कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल तीनों सरकारों ने जो आपदा प्रबंधन के तहत पैसा मांगा है, उनका हजारों करोड़ रुपया अभी तक बकाया है। बंगाल में और केरल में कई बिल जो हैं वो राज्यपालों की मेज पर अभी तक अटके हुए हैं। इसके अलावा जहां तक चंद्रबाबू नायडू की बात है, तो ये चंद्रबाबू नायडू और मोदी के साथ जो है बेर केर को संग, इसको मान के चलिए, कह रही कैसे निभे बेर केर को संग। चंद्रबाबू नायडू की दिक्कत यह है कि उन्होंने चुनाव बीजेपी के साथ बिना शर्त गठबंधन के तहत लड़ा है। जब तक उनको कोई बड़ा मुद्दा नहीं मिलता है तब तक वो समर्थन वापस नहीं लेंगे, और उनको बिल्कुल कंगाल प्रदेश विरासत में मिला है। और अमरावती जो उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है या अन्य कई योजनाओं के लिए या विशेष दर्जा नहीं भी मिले या विशेष पैकेज मिलने के बाद वो तय करेंगे कि क्या सलूक करना है या क्या सलूक नहीं करना है। लेकिन आप ये मानकर चलिए कि जैसा कि आनंदवर्धन जी ने कहा कि हिंदू मुस्लिमों के बीच जो फसीले और फासले खड़े किए जा रहे हैं वो सर्वाधिक चिंता का विषय है। और मानवीय मूल्यों को, सहिष्णुता को, सदाशयता को, सामंजस्य को बलाए ताक रखकर जिस तरह से मोदी और शाह की जोड़ी काम कर रही है, उस सबकी चिंता हम सबको होनी चाहिए। संजीव।